ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको सिर्फ टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह लीजिएगा, जो पीछे लिखा है ये सहायक सामग्री है, मुख्य बात वो है जो मैं समझाने की कोशिश करूंगी आपको, ये सिर्फ एक ठीक है आपके लिए देखने के लिए है ना। चलिए समझते हैं, बहुत बढ़िया। देखिएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास, ये पहला टॉपिक है किसी भी एग्जाम में जब आप पेडागोजी पढ़ने जाते हैं। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, भाई ये हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है, या मैं इन शॉर्ट कहूं तो हम कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, यानी चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। तो दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है जो कि है परिवर्तन, यानी परिवर्तन होता रहेगा, बाकी सब कुछ चेंज होना हो लेकिन चेंज होना ये निश्चित है। जैसे आप 5 साल की उम्र में होते हैं वैसे आप 15 में नहीं होते, जैसे आप 15 में होते हैं वैसे आप 25 में नहीं होते, और जैसे आप 25 में होते हैं वैसे आप 35 में नहीं रहते। बदलाव आते हैं एक व्यक्ति में, जन्म से पहले से जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है आपके वूम्ब में, मदर के यानी कि गर्भ में शुरू हो जाती है, ठीक, और चेंजेस होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर डेवलपमेंट को एक शब्द में समझना हो तो क्या होगा, ये चेंज कहलाएगा। कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दीजिएगा, लिखने पे रटने पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, पेपर में फंस जाओगे, है ना। उससे अच्छा है फिर आप नोट्स ही पढ़ लो, अलग से दे दिए हैं फ्री। कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दीजिएगा। ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये कहानियां समझ में आएंगी, आपको फिर याद आएंगी। यानी डेवलपमेंट एक शब्द में कहें तो क्या है, चेंज है, परिवर्तन है, जो आप में जन्म से लेकर के और मृत्यु तक होते रहते हैं। इसलिए इवन जन्म से भी पहले से अगर हम कहें, गर्भ से शुरू हो जाते हैं परिवर्तन। तो चेंज का नाम ही हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कह सकते हैं, लेकिन ये रैंडम चेंजेस नहीं हो सकते। एक दिन आप सो करके उठे और आपकी आंख पे स्वेलिंग मिली और आपने कहा ये डेवलपमेंट है, नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं है। एक तो डेवलपमेंट रैंडम नहीं होता, रैंडम चेंजेस को, अचानक से हुए परिवर्तनों को हम डेवलपमेंट नहीं कहते। ऑर्डरली चेंजेस को, सीक्वेंस में हुए चेंजेस को, क्रम में हुए चेंजेस को, प्रोग्रेसिव चेंजेस को, जिससे बेहतरी की तरफ हम जा रहे हो, वो डेवलपमेंट है ना। तो डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जो सीक्वेंशियल होती है, एक क्रम में होती है। भाई पहले आप बच्चे होते हैं, फिर आप एक किशोरी या किशोर बनते हैं, यानी एडोलेसेंस में जाते हैं, फिर अडल्टहुड में जाते हैं। एक क्रम में चल रही है दुनिया में चीजें, जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो क्रम में चलती है और सीक्वेंस में चलती है, अगर इसी बात को हम दूसरे शब्दों में समझना चाहें। और क्या है, प्रोग्रेसिव है, बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन है ना। तो आप जिन चीजों पे 5 साल में रोया करते थे, उन खिलौनों पे आज आप 15 साल में नहीं रोते हैं, और जिन खिलौनों पे आप 15 साल में रोते थे उन पे 25 में नहीं रोते हैं। आप डिफरेंट तरीके के खिलौने हैं जिन पे आप रोते हैं, है ना। अब रोना कांस्टेंट है, लेकिन मजाक कर रही हूं। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन होने भी चाहिए। तो ये चेंजेस कैसे हैं, इसमें 2-3 शब्द लिखेंगे। एक तो ये सीक्वेंशियल चेंजेस हैं, सीक्वेंस में होने वाले क्रमिक परिवर्तन है। अगर मैं कहूं ऑर्डरली चेंजेस हैं, अगेन एक ऑर्डर में, एक क्रम में होते हैं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं। और क्या है, प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील हैं, है ना। प्रगतिशील हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन है। हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी पढ़ते हैं ना, यानी बेहतरी के लिए, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हो, है ना, पीछे ना जा रहे हो। तो सीक्वेंशियल है, ऑर्डरली है, प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है। तो विकास एक प्रक्रिया कैसी हुई, एक तो सतत हुई, जो कब जीवन पर्यंत चलेगी। इसमें भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं डिसकंटिन्यूअस है, और कुछ लोग हैं जो कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, क्योंकि ये जो बाल विकास है एक सब्जेक्टिव विषय है, ये मैथ्स नहीं है। 2+2 हमेशा 4 नहीं होता है, यहाँ उसको भी समझेंगे अभी यहीं पर, ठीक। तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी कैसे चेंजेस जो क्वालिटी में भी हो और क्वांटिटी में भी हो। आप साइज में भी बढ़ जाते हैं जब से आप पैदा होते हैं। आज देख लीजिए, अपनी समझ में, साइज में, शेप में, हर तरह से आप विकसित हुए हैं। अगर नहीं हुए तो इसका मतलब डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कोई बाधा आई है, कोई हजार्ड आया है, ठीक है ना, कोई खतरा हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि एक तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती है, निरंतर चलती है, और इसका एक हिस्सा है ग्रोथ, इस पे बाद में आएंगे, ठीक। तो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, वूम्ब टू टूम्ब जाता है डेवलपमेंट जो है आपका। कहां से, वूम्ब टू टूम्ब। डेवलपमेंट यानी विकास क्या है, गर्भ से कब्र तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे धर्म और जाति नहीं लाएंगे कि हम तो किसी और धर्म से हैं, हम तो कब्र में नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे शमशान घाट, है ना, वो वाली बात नहीं है। बात यह है कि मृत्यु तक चलेगा, ठीक। वूम्ब टू टूम्ब याद रहने में अच्छा लगता है। वूम्ब यानी मां के गर्भ से, जब से आपका कॉन्सेप्शन पीरियड जिसको हम कहते हैं, गर्भाधान के समय से ही विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपका ब्रेन डेवलप होगा, आप डेवलप होंगे, दिल की धड़कन डेवलप होगी, है ना, और 70 तरह के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। आप पेट के अंदर से क्या क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते ही होंगे, पुश कर रहे हैं, बेबी बम्प बोलते हैं, जो भी है। तो ये क्या हुआ, डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, ठीक। वूम्ब टू टूम्ब चल रही है, रुकेगी नहीं कभी भी, गर्भ से कब्र तक चलेगी। कॉन्सेप्शन टू डेथ भी लिख सकते हैं इसको दूसरी भाषा में। कॉन्सेप्शन यानी गर्भ से मृत्यु तक, कॉन्सेप्शन टू डेथ। देखिएगा शब्द बदलेंगे, क्योंकि शब्दों का खेल है सीडीपी में,
पेडागोजी में शब्दों का खेल है, तो शब्द बदलेंगे, इसको आप कॉन्सेप्शन पीरियड कह लीजिए, आप इसको गर्भाधान का समय कह लीजिए, आप इसको वूम्ब कह लीजिए, ठीक, लेकिन डेवलपमेंट चलेगा सतत रूप से, ठीक। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक होता है क्वांटिटी में चेंज, यानी आपकी हाइट, आपका वेट, आपका साइज, ये सब बढ़ गए। आप इतने से थे, मम्मी बोलती होंगी इतने से थे, और अभी इतने बड़े हो गए हैं, अब तो आपसे बड़ा कोई है नहीं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपके साइज शेप में परिवर्तन है, स्ट्रक्चर में परिवर्तन है। इसके साथ साथ आपके अंदर फंक्शनल चेंजेस भी आते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं, जिनको हम गुणात्मक परिवर्तन कह रहे हैं, कि आपकी समझ भी बेहतर होती है। जिन जोक्स पर आप 4 साल पहले हंसते थे, जिन रील्स को देख करके आज आप हंसते हैं, हो सकता है 2 साल बाद आप कहेंगे यार मैं कितना बेवकूफ था। क्या हुआ, बेहतर हुए हैं आप, डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेसिव चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि गुणात्मक परिवर्तन, आपकी समझ, आपकी सोशल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि विकास के कई पक्ष हैं, तो आप शारीरिक रूप से भी बढ़ते हैं, सामाजिक रूप से भी बेहतर होते हैं, इमोशनली भी बेहतर होते हैं, हर एक पक्ष में, संज्ञानात्मक, आपके बौद्धिक पक्ष में भी आप बेहतर होते हैं। तो विकास के कई आयाम हो गए, विकास एक बड़ी प्रक्रिया हो गई, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। ये कोई एक सिंगल शब्द नहीं है, जिस बात से हमने शुरुआत की थी, चेंज में दुनिया भर के चेंजेस हैं, है ना। चाहे वो हमारे फिजिकल चेंजेस हो, जिसको हम स्ट्रक्चरल चेंजेस, संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं, चाहे वो हमारे फंक्शनल यानी प्रकार्यात्मक परिवर्तन हो, ठीक है। इसका एक हिस्सा है, डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, क्योंकि हमने समझा डेवलपमेंट में क्या है, क्वांटिटी भी शामिल है और क्वालिटी भी शामिल है, ठीक। इसका ही एक हिस्सा है जिसको हम वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, ये विकास का हिस्सा है। ये सिर्फ परिपक्वता तक चलती है। परिपक्वता कब है, जब तक आपका प्रॉपर बॉडी और माइंड आपका फुल डेवलप होगा। अडल्टहुड से पहले पहले निपट जाएगी, जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, है ना। मेच्योरिटी तक चलेगी, परिपक्वता तक चलेगी। मेच्योरिटी क्या है, इस पे भी अभी आएंगे, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि ग्रोथ एक हिस्सा है। ग्रोथ क्या हुई, छोटी हो गई, डेवलपमेंट बड़ा हो गया। ये देख रहे हैं ना आप, ये निशान बचपन में हम पढ़ते थे गणित में, कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज ग्रेटर देन ग्रोथ, या डेवलपमेंट अपने अंदर ग्रोथ को शामिल करके रखता है। जो भी सब कुछ ग्रोथ में आएगा वो डेवलपमेंट का हिस्सा अपने आप है, ठीक। तो डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव हुआ, ज्यादा समावेशी हुआ, ज्यादा ब्रॉड यानी व्यापक हुआ, ज्यादा व्यापक हुआ, हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट के विषय में, ठीक है। इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। अब जब हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ में वो परिवर्तन है जो हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे संरचना में, हमारी बनावट में परिवर्तन है। जैसे हमारी हाइट बढ़ गई, हमारा वेट बढ़ गया, हमारी शेप और साइज कभी मोटे हो गए, कभी पतले हो गए, कभी कुछ हुआ, नेल्स बढ़ गए। ये सब क्या है, ग्रोथ का हिस्सा है, कि आपके अंदर ग्रोथ आ रही है, साइज, शेप, क्वांटिटी में आप परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है, परिमाणात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन आपके अंदर आ रहे हैं, ये है ग्रोथ। इसका रुकना जरूरी भी है मैच्योरिटी आने के बाद, क्योंकि सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर आपकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती, है ना, तो कहां तक आप पहुंचते। फिर हम सभी कहीं खड़े नहीं हो पाते, किसी का कोई घर नहीं होता, बस हाइट बढ़ रही है, हाथ बढ़ रहे हैं, और जो आप मूवीज में देखते हैं ऐसे वो लंबे से हाथ कहीं भी, या भूत के जो हाथ होते हैं ना, वैसी वाली स्थिति हो जाती। तो ग्रोथ एक टाइम के बाद रुकना आवश्यक भी है, हम ये कह सकते हैं। तो मैच्योरिटी के आसपास जाकर के ग्रोथ आपकी स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी एक ऐसा पक्ष है जिसको हम परिपक्वता कहते हैं, जो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होता है, यानी कि आनुवांशिकता से संबंधित होता है। हमारे जो जेनेटिक कोडिंग है, जो हमारे जीन्स हैं, उनमें कोडिंग है कि भैया आप मान लीजिए बच्चा पैदा तो हुआ है हाथ पैर के साथ ही, लेकिन क्या आप उसको साइकिल चलाना सिखा देंगे जब वो पैदा हुआ है अगले 2 महीने में? नहीं, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। वो हेरिडिटी से जो क्षमताएं अनफोल्ड होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएं समय के साथ अनफोल्ड होंगी, टाइम के साथ अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मैच्योरिटी के अंदर आते हैं ड्यू टू हेरिडिटी। क्योंकि आपकी हेरिडिटी में एक वो कोडिंग है कि इस एज में इतनी ताकत इन पैरों में आ जाएगी, अगर सब कुछ सही रहा, एनवायरमेंट से लेके और सारी स्थिति अगर नॉर्मल रही तो। ठीक है जी, बात इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। चीजों को जोड़ के पढ़ना है, अदरवाइज तो कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर आप रट लीजिए या कुछ भी करिए, फिर कोई फायदा नहीं है। अगर हम कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे तो पेपर में हम फंसेंगे फिर, क्योंकि धीरे धीरे चीजें इसी तरह से कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, क्वेश्चंस की क्वालिटी बेहतर हो रही है। ठीक है जी, तो यहां पे हमने 2 चीजें समझी। एक तो सतत चलता है विकास, जीवन पर्यंत चलेगा विकास। अब ये डिसकंटिन्यूअस कब होता है, अनिरंतर कब होता है, इसकी चर्चा पियाजे और वाइगोस्की के केस में कल करेंगे, वहां आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन नॉर्मल केस में वो एक्सेप्शंस हैं एक तरह के, या वो 2 अलग लोग हैं जो अलग तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। जब तक किसी का नाम ना लिखा हो तो आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, सिंपल समझिएगा, कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। डेवलपमेंट क्या है, वूम टू टूम जाएगा, गर्भ से कब्र तक जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं। इसमें 2 चीजें हमने अभी जानी, यहां देखते हैं। एक चीज हमने पढ़ी क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा। क्वांटिटी समझते हैं ना, आधा किलो,
चीनी लेकर के आए आप, वो क्वांटिटी है उसकी, मात्रा मतलब जिसको आप मेजर कर सकें यूनिट्स में, किलोग्राम में, हाइट को आप इंचेस में मेजर कर लेते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर लेते हैं, आप माप सकते हैं मेजरिंग यूनिट्स में। तो जितनी वृद्धि के जितने भी पक्ष हैं उनको मापना संभव है मेजरिंग यूनिट्स में। किलोग्राम को आप वेट को किलोग्राम में, शेप साइज आप मोटे कितने हो रहे हैं उसको भी आप सेंटीमीटर में माप लेते हैं, इंचेस में माप लेंगे कितना फैट आया, ठीक। लेकिन क्वालिटेटिव कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिनका मापन डायरेक्टली या एक्यूरेटली संभव नहीं होता, यानी गुणात्मक परिवर्तन। भाई आप कितने इमोशनली मैच्योर व्यक्ति बने हैं पिछले कुछ सालों में, इसका असेसमेंट किया जा सकता है, इसका आकलन कर सकते हो, इसका अंदाजा लगा सकते हो। इसको ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि अब मेरी समझ 250 ग्राम बढ़ गई है पिछले 2 साल से, है ना मम्मी, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं तो मेरी समझ 250 ग्राम बढ़ गई। समझ को मापने का ऐसा कोई तरीका नहीं है, ठीक। तो हम ये कहेंगे, और भी कई पक्षों को माप नहीं सकते आप सोशली कितने बेहतर हो गए कैसे मापेंगे। तो हम ये कहेंगे कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तरह के परिवर्तन किस में आएंगे, विकास में आएंगे, ठीक। इन दोनों को अगर मिला दें तो ये डेवलपमेंट का हिस्सा होगा, क्योंकि वृद्धि जो है वो अपने आप में विकास का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन अगर हमसे पूछेगा, हम कहेंगे ग्रोथ का यानी वृद्धि का पार्ट है, जिसमें हमारी मात्रा में परिवर्तन, स्ट्रक्चर में, हमारे शरीर की बनावट में परिवर्तन, और यहां पे फंक्शनल, हमारी फंक्शन करने की क्षमता। अब हम आपको जिस चीज को समझने में 2 घंटे लगते थे, हो सकता है आज आप 1 घंटे में समझ पाए, 20 मिनट में समझ पाए। क्यों? क्योंकि समय के साथ आपने अपने ऊपर काम किया है, आपकी समझ पे काम किया है, चीजों को गहन किया है, अपनी समझ को इन डेप्थ आपने सीखा है, समझा है। तो ये क्या हुई कहानी, ये हुई क्वालिटेटिव चेंजेस की, ठीक है। तो एक छोटी छोटी सी बातें करते रहेंगे बीच बीच में, देखिएगा। तो विकास क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है। वृद्धि सिर्फ परिमाणात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, यानी क्वांटिटी वाली होती है। अगर दोनों ऑप्शन, मान लीजिए अगर डेवलपमेंट की बात करें, आपको फंसाने के लिए क्या होगा, डेवलपमेंट के केस में लिखा होगा, एक तो आंसर आता है कि डेवलपमेंट क्या है, आप कहेंगे क्वालिटेटिव है। लेकिन अगर आपके पास दोनों ही ऑप्शन हो कि क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है, तो आप क्या कहेंगे, बोथ, है ना, ये दोनों है। लेकिन अगर सिर्फ एक ऑप्शन है तो आप कहेंगे भाई ये तो होता है गुणात्मक डेवलपमेंट। वहीं वृद्धि की जब भी बात आएगी तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव होगी, मात्रात्मक होगी, स्ट्रक्चरल होगी, परिमाणात्मक होगी, जिसका परिमाण, जिसका मापन संभव होगा किसी भी एक मेजरिंग यूनिट से। जिस चीज को आप माप नहीं सकते वो वृद्धि थोड़ी हुई। और वृद्धि क्या शारीरिक पक्षों से ही जुड़ी हुई होती है, शरीर के परिवर्तनों से। चलिए समझते हैं इसको। अगर आपको लिख करके समझना है तो क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक परिवर्तन क्या है, वे ऑफ डूइंग समथिंग, आपकी कार्यशैली बेहतर हो गई है, आपका काम करने का तरीका बेहतर हो गया है। ये क्या है बताइए। तो ये जो गुणात्मक परिवर्तन है, आपका कार्यशैली में परिवर्तन आ गया, आपकी राइटिंग बेहतर हो गई समय के साथ, आपने कोशिश की, थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस की, एफर्ट किया, फिर आपकी उंगलियां भी थोड़ी मैच्योर हुई होंगी। जब आप छोटे होंगे, पेन पकड़ा होगा पहली बार तो उतने अच्छे से नहीं लिखा होगा। तो ये क्या हुआ, कार्यशैली में, वे ऑफ डूइंग समथिंग। अब ये फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। कार्य क्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ये सब आपके अंदर बेहतर हो रही है, यानी क्वालिटेटिव चेंजेस की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। क्वांटिटेटिव यानी परिमाणात्मक, आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज बॉडी का, ये सब बढ़ना क्या है, परिमाणात्मक है। कि वैसे तो आप खजूर बन गए हैं और समझ आपकी कोई विकसित नहीं हुई, तो ये सिर्फ वृद्धि हुई है, आप में विकास की प्रक्रिया उतने अच्छे से काम नहीं कर पाई, है ना। वो बोला जाता है ना कि खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है तो वो दूसरों को छाया भी नहीं देता और कोई फायदा नहीं हुआ फिर। तो अगर हम बात करें तो डेवलपमेंटल चेंजेस आर प्रोग्रेसिव, ये बात हम कर चुके हैं। POS से याद रखिएगा, इसमें मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट निमोनिक्स बताऊंगी, जो टेक्निक होती है याद करने की, इसमें कोई रट्टेबाजी नहीं है। ये निमोनिक एक टेक्निक है जिससे आप चीजें याद रख सकते हैं, ये हम बहुत पहले से यूज करते हैं। POS बोले तो डेवलपमेंटल चेंजेस प्रोग्रेसिव हैं, और क्या है, ऑर्डरली हैं, सिक्वेंशियल हैं, ठीक है। ये हम 3 बातें याद रखेंगे। रैंडम चेंजेस को डेवलपमेंट में नहीं रखते, रात को बुखार हो गया था, सुबह उठे थे, आंखों पे स्वेलिंग आ गई थी, ये हो गया था, नहीं, रैंडम है, ये परिवर्तन खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक। तो सतत का अर्थ होता है कि लगातार चलता है, और पीछे की अवस्था पर उन्हें ध्यान नहीं देना शायद उतना सही नहीं होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रिवर्सिबल नहीं होता डेवलपमेंट, लेकिन मॉडिफिएबल होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपको, ये इतना सब कुछ हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब 4 ऑप्शंस होंगे ना, और उनके भी 4 ऑप्शंस होंगे, तो एक एक चीज पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी ऐसा नहीं हो सकता आज आप 5 साल के हैं, कल आप 3 साल के बन जाएंगे, अब से 3 साल बाद आप उल्टा 3 साल के हो गए, मतलब उम्र आपकी कम हो रही है। रिवर्सिबल नहीं है, इसकी ऐसे नहीं कर सकते हम कि इसको वापस से वहीं पहुंचा दें जहां से शुरू हुआ था, रिवर्सिबल नहीं है। जैसे वो ऑटो देखा होगा आपने, है ना,
ऑटो में रिवर्स गियर नहीं होता, वो धक्का मार के पीछे करना पड़ता है उनको ज्यादातर केस में, जितना मैंने देखा है। तो रिवर्स गियर नहीं है डेवलपमेंट में, धक्का मार के पीछे करना चाहते हैं तो देख लीजिए। तो डेवलपमेंट क्या है? नॉट रिवर्सिबल बट मॉडिफिएबल। दोनों वर्ड्स को ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की चीज है। रिवर्सिबल नहीं होता, इसको आप वापस से किसी स्टेज पे नहीं पहुंचा सकते, बट मॉडिफाई तो कर सकते हैं, परिवर्तन तो कर सकते हैं, चेंज तो कर सकते हैं। तो मॉडिफिएबल तो ये है, मॉडिफिएबल तो है लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल का मतलब है बिल्कुल आपने जादू की छड़ी घुमाई, वो जो शकलक बुम बुम वाली, और जो चाहे कर दिया, या डोरेमोन के गैजेट्स आपको मिल गए। लेकिन मॉडिफिएबल में आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप मान लीजिए कुछ मुद्दों पे बहुत ही इंसेंसिटिव थे, कल तक जेंडर बायस एक व्यक्ति थे, जेंडर स्टीरियोटिपिकल एक व्यक्ति थे, बट समय के साथ आपने अपनी समझ को बेहतर किया, आपने मॉडिफाई किया खुद को, है ना, मॉडिफिकेशन आ गया आप में। रिवर्स तो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने किसी के साथ कुछ कर दिया होगा उस चक्कर में, उस समझ के आधार पर। तो क्या होगा? मॉडिफिकेशन संभव है, मॉडिफिकेशन संभव है डेवलपमेंट में, चेंज संभव है, बट रिवर्सिबिलिटी संभव नहीं है। ये आप तब और अच्छे समझेंगे जब आप स्टेजेस को पढ़ेंगे, है ना। आज आप एक अडल्ट हैं, कल बच्चे नहीं बन सकते। हरकतें आप बच्चे जैसी करने लग जाएं बात अलग है, बट आपकी एज रिवर्सिबल नहीं हो सकती। वो जितना भी परिवर्तन हो गया है वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। विकास की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट की, जिसका हिस्सा है वृद्धि, वृद्धि में हम पढ़ रहे थे कि सिर्फ शारीरिक परिवर्तन शामिल है, फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है वृद्धि, जबकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मल्टी डायमेंशनल चीजें शामिल हैं, कई सारे एस्पेक्ट शामिल हैं। ये 4 मुख्य प्रकार हैं विकास के। मानसिक पक्ष में भी होगा, सामाजिक पक्ष में भी होगा, संवेगात्मक पक्ष में भी होगा, अलग अलग पक्ष हैं विकास के। जो 4 महत्वपूर्ण पक्ष हैं इनको हम PCSE कहते हैं। ये ट्रिक आपकी लिखी हुई है नोट्स में, ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है ना। PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी शारीरिक विकास, शरीर से संबंधित। दूसरा प्रकार क्या हुआ? कॉग्निटिव, ज्ञान संबंधी या संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, आपके सोचने, समझने, सीखने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित है। हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से करते हो, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी चीजें दिमाग से होंगी वो सब कॉग्निशन यानी संज्ञान का हिस्सा है, जिसके द्वारा हम दुनिया की समझ बनाते हैं। सामाजिक विकास एक तीसरा पक्ष है कि हम समाज में रहना तो आए, हमें किसके सामने क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, ये क्या है? ये है हमारा सामाजिक विकास। फिर आता है सामवेगिक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। भाई जैसे आप अपने दोस्तों के सामने होते हैं वैसे घर में नहीं होंगे ना पिताजी के सामने। पिताजी को यार कहिए, पिताजी कहेंगे पैसे बर्बाद कर दिए, इतना पढ़ा लिखा के कोई फायदा तो है नहीं, ये तो हमें ही यार बोल रहे हैं, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट यानी आपको पता है किसके सामने इमोशंस आप कंट्रोल कर पाते हैं, कहां आप नहीं कर पाते हैं, या कैसे इमोशंस को आप मैनेज करेंगे, कितने उनके प्रति अवेयर होंगे। तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं विकास के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ठीक। यानी आप शारीरिक पक्ष में भी बेहतर हो रहे हैं, आप संज्ञानात्मक अपनी समझ के साथ भी आपका विकास हो रहा है, सामाजिक रूप से भी आप विकसित हो रहे हैं, और इमोशनली यानी आप इमोशंस, देखिए ना, कई बार आपको लगता होगा जिन चीजों पे आप पहले रो देते होंगे आसानी से, आज रो नहीं पाते होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी बहुत होते हैं और रो नहीं पाते हैं, वो अलग अपने आप में प्रॉब्लम हो गई, बट इसका सिंपल मतलब ये है कि आप इमोशनल डेवलपमेंट आपका बेहतर हुआ। जब आप पहली बार स्कूल जा रहे थे तो रो के जा रहे थे, समय के साथ मजे आने लग गए आपको स्कूल जाने में, तो इमोशनली आप ज्यादा मैच्योर हो गए या आपका डेवलपमेंट हुआ, हम ये कह सकते हैं, ठीक है बात। तो विकास के 4 प्रकार, इनका सीक्वेंस भी जनरली यही रहता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सोशल और इमोशनल, इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में, इसीलिए आप ये देख रहे हैं एरोज बने हुए हैं, क्या है ये? एक दूसरे से संबंधित हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि शारीरिक विकास अलग चलेगा, संज्ञानात्मक अलग चलेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा एक दूसरे का। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ठीक। विकास के मुख्य पक्ष 4 ही हैं, इसके अलावा आपने देखे होंगे पेपर में, अच्छा मॉरल डेवलपमेंट भी कोई चीज होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कोई चीज होती है। तो उस केस में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन से पक्ष जुड़े हुए हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जैसा कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल कई बार देखने को मिल जाएगा, वो भी कोई हिस्सा नहीं होता, वो आपको भटकाने के लिए ऑप्शंस में डाला जाता है। तो ये आपस में अंतः संबंधित है, इंटर रिलेटेड हैं सभी पक्ष। मान लीजिए आपको चोट लगी है तो हो सकता है कि आपका दिमाग भी उस दिन ठीक से काम ना करे, स्पेशली मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट ही हो गया, भगवान ना करे हो, बट होते हैं एक्सीडेंट्स। उस समय आप उससे पूछिए, उसको हो सकता है होश भी ना रहा हो, उसके दिमाग ने उतना भी काम ना किया हो कि क्या हुआ था, वो भी ना बता पाए, लैंग्वेज का भी ठीक से यूज ना कर पाए। तो क्या हुआ? शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ने से संज्ञानात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ा। सोशली भी आप अगर बहुत ज्यादा परेशानी में है, पेन में है, तो आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, आपके इमोशंस पे भी कंट्रोल चला जाता है कई बार, है ना, या आप नम हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये क्या हुआ? विकास के सभी पक्ष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर बच्चे का शारीरिक विकास बचपन में मान लो गिर गया, वो
जो कि बहुत सेंसिटिव पीरियड है, 6 महीने का था, गिर गया, अगर कोई दिक्कत आ गई ब्रेन में या शरीर में, तो वो उसके आगे आने वाले विकास में, उसके दिमाग के विकास में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसके सामाजिक विकास में भी, और भी 70 तरह से प्रॉब्लम बन सकती है। सही है बात कि नहीं है ना? बहुत ही बढ़िया। चलिएगा, खैर अब इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम सबसे पहले विकास की बात करें, पीसीएसई दिमाग में रखिएगा, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स हैं, जो आपके नोट्स में मैंने मेंशन करा दिए हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिजिकल डेवलपमेंट जो विकास का पहला प्रकार है, शारीरिक विकास इसको हम हिंदी में कहेंगे, यानी आपकी हाइट, आपकी ऊंचाई, आपकी लंबाई, वेट, आपका वजन, साइज, शेप, इन सब का बढ़ना फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है। फिजिकल डेवलपमेंट में सिर्फ आपके शरीर का बढ़ना नहीं, आपके अंदर ताकत कितनी बेहतर आ रही है, आप एक्यूरेसी से कोई चीज कितनी बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तो ये भी फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है। इसका दूसरा नाम होता है, या इसी के अंदर एक पक्ष है फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसको मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, है ना? क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे भी दे सकता है कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी विकास के 6 प्रकार हैं, उसमें लिखा होगा मोटर डेवलपमेंट अलग, फिजिकल अलग, सोशल अलग, फिर उसमें मॉरल डेवलपमेंट अलग, तो ऐसे तो अंतहीन प्रकार हो जाएंगे। मुख्य जो प्रकार हैं वो 4 हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। बाकी हम खेलेंगे किसके हिसाब से? क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। लाइक शेयर खुशी खुशी करते रहना है। देखिएगा, तो हम देख रहे हैं जब हम ये डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, स्पेशली शारीरिक विकास की, कि आप पहले घिस घिस के चलना सीखते हैं, है ना, स्क्रॉल करना, सॉरी क्रॉलिंग सीखते हैं, स्क्रॉल ही याद रहता है आजकल इंटरनेट के जमाने में, फिर आप बैठना सीखते हैं, फिर आप खड़े होना सीखते हैं, फिर आप चलना सीखते हैं, फिर आप दौड़ना सीखते हैं। एक तो ये क्रम हो गया। दूसरा शारीरिक विकास है, ये आप बड़े होते जा रहे हैं। मोटर डेवलपमेंट इसी संबंधित है। मोटर डेवलपमेंट क्या है? हमने देख लिया फिजिकल का मतलब है हमारी हाइट, वेट, साइज, शेप बढ़ रहा है। मोटर डेवलपमेंट मतलब गत्यात्मक विकास, इसको हिंदी में गत्यात्मक विकास कहते हैं। मोटर मतलब गति, वो मोटर नहीं होती घर में पानी की मोटर होगी, वो भी क्या करती है? गति करती है ना एक तरह से। तो गत्यात्मक विकास, गति का विकास आपके अंदर, यानी सिर्फ हाइट, वेट, साइज, शेप बढ़ गया, वो उतने से नहीं चलेगा। आपके अंदर वो स्पीड आई कि नहीं आई, एक्यूरेसी आई कि नहीं आई, प्रिसीजन है कि नहीं है, सटीकता से कोई काम कर पा रहे हैं या नहीं है। पहले आप कै भी लिखते थे तो पता नहीं कैसा कै लिखते होंगे, या ए भी लिखते होंगे तो कैसा ए बना पाते होंगे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सटीकता आई, प्रिसीजन आया, एक्यूरेसी आई। यही मोटर डेवलपमेंट है कि अब आप कितनी तेजी से भाग लेते हैं, कितनी तेजी से कूद लेते हैं, यानी कार्यशैली में आपके जब आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें सटीकता, उसमें प्रिसीजन, उसमें कंट्रोल, उसमें स्पीड, एक्यूरेसी कितनी है। ये सब चीजें किससे संबंधित हैं? बताइएगा 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 बताइएगा, किससे संबंधित है? मोटर डेवलपमेंट से। तो ये बात हुई मोटर डेवलपमेंट की। मोटर डेवलपमेंट भी 2 प्रकार का है, आपके फेवरेट 2 लेटर है ना, जी और एफ ना, जीएफ। जीएफ बोले तो ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ठीक, तो मोटर डेवलपमेंट 2 प्रकार का होगा, गत्यात्मक विकास, जीएफ यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। और ये ऐसे ही काम करेगा, इसको एफजी मत कर लेना कि हमारा मन नहीं करता, हमें जीएफ नहीं पसंद, हम तो एफजी लिखेंगे। जी फॉर ग्रॉस मोटर और एफ फॉर फाइन मोटर। इसका तरीका भी ऐसे ही है, ये सीक्वेंस भी ऐसे ही चलता है। पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, बाद में फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा, यानी पहले स्थूल गतिक कौशल आपके अंदर विकसित होंगे, फिर जाकर के फाइन मोटर स्किल्स आपके अंदर डेवलप होते हैं। ठीक है, ये क्या कहानी है इस चीज की, समझते हैं। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स की। आज मैं कमेंट्स अवॉइड कर रही हूं, पहले इस पे फोकस करेंगे। तो मोटर डेवलपमेंट में 2 प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, वो होते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट या ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस का मतलब ये होता है स्थूल, और फाइन का मोटर है सूक्ष्म। ठीक, ये दोनों क्या है? स्थूल गतिक कौशल। विकास कैसे चलेगा आपका? ग्रॉस से फाइन की तरफ जाएगा, है ना, जिसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, जनरल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हो, कि बच्चा पहले जनरल एक्टिविटीज करता है, सामान्य गतिविधि करेगा, बाद में स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक को हम कहेंगे विशिष्ट गतिविधियां करेगा। रोएगा भी बच्चा तो पूरी बॉडी से रोएगा बचपन में, जब वो छोटा होगा धीरे धीरे उसको पता है यार आंसू पोंछ के काम चल जाता है। ठीक, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं आपकी जिनमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो, जैसे आपकी आर्म्स की मसल है, आपकी बाहों की, भुजाओं की, है ना, हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं स्कूल में, ये क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण है। ठीक है, आप वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक ऐसे ऐसे करके। ठीक, लेग्स की मसल्स, आर्म्स और लेग्स की, यानी जो आपके शरीर की बड़ी मसल्स हैं, बड़ी मांसपेशियां हैं, उनका प्रयोग कहां होगा? उनका प्रयोग होगा ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगा, यानी बड़ी मांसपेशियां। स्थूल का मतलब ये भारी, बड़ा। ठीक है जी। फाइन क्या है? फाइन मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल, छोटे छोटे,
फाइन मोटर स्किल्स, छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन, छोटी छोटी मसल्स, मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन। छोटी मसल्स कहां पाई जाएंगी? आंखों में पाई जाएंगी, हाथों की उंगलियों में पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो आंखों की मांसपेशियां या हाथ की मसल्स, जैसे कि आपका लिखना, आंखों की मांसपेशियों से क्या करेंगे आप? आंखों का कोऑर्डिनेशन बना करके लिख रहे हैं कुछ, हाथों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन बना करके लिख रहे हैं कुछ, काजल लगा रहे हैं मान लीजिए, ठीक है ना। ग्रॉस टू फाइन चलता है जो डेवलपमेंट है वो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या जनरल टू स्पेसिफिक भी आप इसको लिख सकते हैं, पेपर में पूछा हुआ है उस तरह से भी। यहां पे अगर आप देखेंगे ग्रॉस मोटर में आपका जो उदाहरण है वो आ जाएगा दौड़ना भागना, फाइन मोटर में लिखना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये सब आ जाएगा, ये आप यहां चित्र में देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स की सूक्ष्म गतिक कौशल की या स्थूल गतिक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स, आप देख रहे हैं व्यक्ति, ये भैया जी दौड़ के जा रहे हैं कहीं, है ना, एकदम पेट वेट इन्होंने अंदर कर लिया, इतनी दौड़ लगाई है। तो दौड़ने में कौन सी मसल्स का ज्यादा प्रयोग होता है? आपकी टांगों की मसल्स और आपकी बाहों की मसल्स, यानी आर्म्स और लेग्स की मसल्स, जो बड़ी मसल्स हैं, है ना। आप देखेंगे लेंथ में आपकी लेग्स, थाई मसल ही होती है ना सबसे बड़ी, तो लेग्स और आर्म्स की जो मसल्स हैं, जो बड़ी मांसपेशियां हैं, उनका प्रयोग, उनका कोऑर्डिनेशन, उनका समन्वयन ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आता है। घुटनों के बल चलना, यानी आप जब बचपन में क्रॉल करना सीखते हैं, घिसट घिसट के चल रहे हैं, ठीक, तो ये क्रॉलिंग में क्या हो रहा है? आपकी आर्म्स और आपके लेग्स में यहां पे नहीं दिखा पाऊंगी, उछलना पड़ेगा, ठीक, तो वो यूज हो रही हैं। खड़े होकर चलना, अगेन आप जब वॉक कर पा रहे हैं, मैं यहां लिख भी देती हूं इनको, वॉकिंग, क्रॉलिंग कह सकते हैं यहां पे, घिसट के चलने को। दौड़ना और कूदना यानी रनिंग और जंपिंग, भाई जब आप दौड़ लगाते हैं, जंप कर रहे हैं, तब भी तो आप अपनी बड़ी मांसपेशियों का ही प्रयोग कर रहे हैं, जंपिंग यहां लिखा हुआ है। अगर आप फाइन मोटर स्किल्स की बात करेंगे, सूक्ष्म गतिक कौशल की बात करेंगे, तो उंगली यानी आपकी जो फिंगर्स हैं और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठा रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि एक बच्चा है जो पहले क्या करता है, अपने पूरे हाथ का प्रयोग करेगा किसी चीज को पकड़ने के लिए, बाद में वो पेन सिर्फ एक उंगली और एक अंगूठे से पकड़ के उठा लेता है, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जनरल टू स्पेसिफिक हुआ है विकास। और अगर मैं इसको दिशा के सिद्धांत के बेसिस पे बात करूं तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है, उस पे आएंगे अभी। तो ये क्या हुआ, आपका ग्रॉस टू फाइन जाता है, ये बात हमें पता है। पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स के लिए आपने देखा होगा बच्चों के लिए आजकल क्ले मिट्टी आती है, क्ले का प्रयोग किया जाता है, वो बच्चे शेप बना रहे हैं, उससे कोई घर बना रहा है, कोई टब बनाएगा छोटा सा इतना सा दिखने वाला, क्ले का प्रयोग करके क्या होता है, हमारी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। या डिफरेंट तरीके हैं फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कराने के। ग्रॉस मोटर में तो आप दौड़ना भागना बेसिक एक्टिविटीज करते हैं, तो उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना किसका एग्जाम्पल हुआ, फाइन मोटर स्किल्स का। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ऐसे रेत में डाल के आप गोवा में बैठे हुए हैं बीच पे, ठीक। ड्राइंग अगर हम बात करें तो ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप कुछ ड्राइंग करेंगे तो बहुत ही सूक्ष्म समन्वय चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए आपकी फिंगर्स की मसल्स में, अदरवाइज थोड़ा सा भी इधर उधर बनाएंगे कुछ का कुछ बन जाएगा। पेंट कर रहे हैं आप, पेंटिंग बना रहे हैं किसी की, है ना, मोनालिसा मत बनाइएगा। फिर आएंगे राइटिंग पे, क्योंकि वो कोई और बना चुका होगा। राइटिंग यानी जब आप लिखते हैं तभी आप देखते हैं बच्चा चलना फिरना पहले शुरू कर देता है और बाद में वो पेन पकड़ना या लिखना सीखता है, ड्राइंग करना सीखता है। क्यों? क्योंकि ग्रॉस टू फाइन जाता है, स्थूल गतिक से सूक्ष्म गतिक कौशल की तरफ जाएगा विकास। काजल लगाना, ये आप सभी का बहुत ही फेवरेट उदाहरण है, और आप सभी का किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि हमारे जो 60% लर्नर्स हैं वो फीमेल्स हैं, ठीक। तो ये जो काजल लगाना है, आईलाइनर लगाना है, ये क्या है, फाइन मोटर स्किल्स है ना। तो काजल लगाना या आईलाइनर लगाना क्या किसका उदाहरण है, या सिलाई करना, बुनाई करना, कढ़ाई करना, ये किसका उदाहरण है, फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है, ठीक। अब ये तो आपको याद रहेगा ये एटलीस्ट, क्लियर है। देखिएगा, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। तो हम देख रहे हैं कि जो राइटिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, जो भी हाथ और आंख की मसल्स का प्रयोग करके, हम छोटी मसल्स का प्रयोग करके जो भी काम कर रहे हैं, वो फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। निटिंग, वही बुनाई, कढ़ाई बुनाई, सब इसी में आ जाएगा। अब आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। ये हमने शारीरिक विकास पढ़ा है अभी इतनी देर में, जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, शरीर का दौड़ना भागना, ये सारी चीजें। और हाँ, कह सकते हैं एसके कि वूम टू मैचुरेशन तक हम कह सकते हैं। देखिएगा, ग्रोथ की अगर बात करें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दूसरा प्रकार पीसीएसई, याद रखिए पीसीएसई में हम पी डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें हमने
मोटर डेवलपमेंट डिस्कस किया, जिसमें आपका ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स पढ़ा हमने। अब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे बिल्कुल। संज्ञानात्मक विकास कहते हैं इसको हिंदी में। ज्ञान आप सभी समझते हैं, और संज्ञान मतलब आपकी जितनी भी क्षमताएं हैं जिनके द्वारा ज्ञान बनाया जाएगा। तो संज्ञानात्मक विकास, हमारी समझ का विकास, हमारी थिंकिंग, कहीं लिख लीजिएगा अगर हो सके तो, जितनी भी आपकी मेंटल स्किल्स हैं, मानसिक क्षमताओं का विकास। मानसिक क्षमताएं, दिमाग से क्या करते हैं आप? थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, तर्क। कई लोग कहेंगे हम तो दिमाग से कुछ करते ही नहीं, कहीं खर्च हो गया तो, है रीजनिंग। डिसीजन मेकिंग आप इससे करेंगे। इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता भी आप इसी से करते हैं। बैठे हैं कहां? भारत में, और सोच रहे हैं रशिया के बारे में। ये क्या हुआ? इमेजिनेशन है। तो संज्ञानात्मक और भी दुनिया भर की चीजें हैं। मेमोरी, आपकी स्मृति जो है, आपका परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? हमारे 5 सेंसेस जब चीजों, दुनिया की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, सुन करके, टच करके, फील करके, वो एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। बोला जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो परसेप्शन की कहानी है कि लगभग 6 सेकंड के अंदर अंदर हम पहला इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं किसी के बारे में, या परसेप्शन अगर हम कहें तो। थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं वो सब यही आएंगी। ठीक, तो संज्ञानात्मक विकास यानी आपके दिमाग के पीसेस जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं, आप दुनिया की समझ बना रहे हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं, मेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट। टू द पॉइंट क्वेश्चन DSSB से लेके सीटेट से लेके हर जगह आता है, और इसी के बारे में पियाजे ने अपनी थियरी दी है, वाइगोस्की ने अपनी थियरी दी है, ब्रूनर ने अपनी थियरी दी है। इनको हम कल पढ़ने वाले पियाजे को। आज हम इंटेलिजेंस की जितनी भी थियरीज हैं उनको कर लेंगे, और भी कुछ कुछ चीजें हैं। तो मेंटल स्किल्स यानी मानसिक क्षमताओं का विकसित होना। संज्ञान का अर्थ दिमाग से, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह देते हैं कई लोग इसको, जैसे सोचना यानी थिंकिंग, तर्क करना यानी रीजनिंग, कल्पना यानी इमेजिनेशन, मेमोरी यानी मेमोरी ही होती है स्मृति, भाषा विकास भी इसी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है? इसी से जुड़ा हुआ है, संज्ञान से ही। भाषा कहां से? दिमाग से बोल रहे हो ना, हाथों में तो भाषा नहीं होगी, बोलने वाली तो एटलीस्ट नहीं होगी। तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब ब्रेन के भी 2 हेमिस्फेयर होते हैं, 2 हिस्से हैं अगर हम देखें। एक है लेफ्ट ब्रेन और दूसरा है राइट ब्रेन। ठीक है, एक है लेफ्ट ब्रेन यानी दायां भाग और बायां भाग। ठीक, अब राइट और लेफ्ट भी हिंदी में लिखूं, बायां और दायां। ठीक, तो अगर हम बात करें, दायां बोलते हैं भैया राइट को, ठीक है, ये ठीक कर लेना यहां। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, हमने 4 प्रकार पढ़े थे डेवलपमेंट के। ठीक है, फिजिकल से जुड़ा हुआ था मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव से जुड़ा हुआ है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी संज्ञान से भाषा जुड़ी हुई है, भाषा का विकास, सोशल से जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, इमोशनल तो अपने आप में है ही, वैसे तो सोशियो इमोशनल भी कह दिया जाता है। अगर आप केवीएस में जाएंगे तो वहां 3 ही पक्ष में काम खत्म हो जाता है, वो PCS E उसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यानी सोशल से ही जुड़ा हुआ है इमोशनल डेवलपमेंट भी। ठीक है, तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं। क्लियर है इतनी बात, या कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या हो रही है इस बात को समझने में? शारीरिक विकास से गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास से भाषिक विकास, सोशल डेवलपमेंट से यानी सामाजिक से मॉरल्स की क्यों जरूरत पड़ रही है, सही और गलत के सिद्धांतों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि समाज है। अगर आप अकेले जंगल में रह रहे होते, कोई सोसाइटी नहीं, कोई मॉरल्स नहीं, सब सही है, सब गलत है, किसको फर्क पड़ रहा है? ठीक है ना, जानवरों में तो नहीं होता होगा सच मॉरल डेवलपमेंट की, उनको नैतिक शिक्षा दी जाती होगी, है ना, ऐसा नहीं होता ना। तो इमोशनल यानी सामवेगिक विकास। क्लियर है बात? अब राइट ब्रेन के 2 हिस्सों में हमने ब्रेन को डिवाइड कर लिया, ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर बना लिए। उसमें एक है लेफ्ट ब्रेन और दूसरा है राइट ब्रेन। ठीक, बायां और दायां भाग। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, L फॉर लॉजिक, L फॉर लेफ्ट, यानी तर्कपूर्ण जो आपका मस्तिष्क का हिस्सा है वो है लेफ्ट ब्रेन। अगर चॉम्स्की के अकॉर्डिंग LAD होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होगा, जिसको हम भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं। जब हम लैंग्वेज चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से करेंगे ये चीज। तो भाषा अर्जन यंत्र अगर कहीं होता होगा, हालांकि वो हाइपोथेटिकल है, तो वो लेफ्ट ब्रेन में ही पाया जाएगा। उसका रीजन क्या हुआ? क्योंकि लॉजिक जो है, भाषा जो है, साइंस, गणित, लैंग्वेज, ये सब आपके लेफ्ट ब्रेन में होता है। अपना लेफ्ट ब्रेन देख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना। तो लेफ्ट ब्रेन लॉजिक से संबंधित है, जिनका गणित अच्छा है, जिनकी लैंग्वेज अच्छी है, जिनका साइंस पे पकड़ अच्छी है, जितने भी लॉजिक वाले विषय हैं, चाहे वो फिलॉसफी ही क्यों ना हो, वो सब लेफ्ट ब्रेन में आएंगे। राइट ब्रेन क्या है? क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, जितनी भी क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं
और जब बचपन में हमारी कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि हम दोनों ही तरह के ब्रेन पे फोकस करें, बट राइट ब्रेन पे स्पेशली हम फोकस कर पाए, यदि क्रिएटिविटी को भी और एनहेंस कर पाए। कई स्कूल्स भी हैं जो एजुकेशन देते हैं, राइट ब्रेन क्लासेस दी जाती हैं वहां बचपन में ही, ताकि बच्चे की क्रिएटिविटी बेहतर हो। बाकी लॉजिक के लिए तो हम पढ़ते ही हैं। अगर हम बात करें किस चीज की, सोशल डेवलपमेंट की, तो आप देख रहे हैं 4 बच्चे मिलकर खेल रहे हैं, 4 से ज्यादा ही हैं। यानी जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, जब हम समाज की बात कर रहे हैं, जब हम घुलने मिलने की बात कर रहे हैं। मेरी मदर जो है वो मास्टर्स हैं सोशियोलॉजी में, उन्होंने मुझे इतनी बार ज्ञान दिया है, जब भी ऐसा होता है ना बच्चे थोड़े से एडोलेसेंस में स्पेशली दुनिया से अलग सोचते हैं कि नहीं बेटा, है ना, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने ऐसा कहा है, तो एरिस्टोटल सेड कि मैन इज अ सोशल बीइंग, है ना। तो ये क्या हुआ, ये सोसाइटी है कि भाई मनुष्य क्या वैक्यूम में नहीं रह सकता। अकेले रहने में बहुत सारे लोग घबराते हैं, कुछ ही लोग होंगे जिनको थोड़ा सा सॉलिटरी या सॉलिट्यूड पसंद होगा, ठीक। तो हम समाज में जब रहते हैं, सोशल डेवलपमेंट के कुछ फायदे भी हैं। एक तो थोड़ा डिसिप्लिन आ जाता है। आप अकेले घर में पड़े हैं, आप निक्कर और टी शर्ट में टाइकून है, क्या है वो वर्ड जो है, वो कौन सा गाना है, तो तूफान बन के रहते हैं अपने घर में, अकेले पड़े हुए हैं, घर में पूरा सामान जो है वो फैला हुआ है, खाना जहां खाया वहीं छोड़ दिया, जो भी किया पूरा फैल के रह रहे हैं आप। लेकिन वहीं अगर 2 लोग घर में आ रहे हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत से तमीज में आ जाएंगे, है ना, कपड़े ठीक से पहन लेंगे, थोड़ा मुंह धो लेंगे, वो सामान साइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, डिसिप्लिन भी आता है सोशल डेवलपमेंट से, हमारी हैप्पीनेस भी इंक्रीज होती है। आप अकेले बैठे हैं, 4 दोस्तों में बकवास करके आइए, अच्छा लगने लग जाएगा आपको, है ना, गपबाजी कर लीजिए, कुछ नहीं है तो जिसको आजकल बिचिंग कहते हैं ना, ऐसे ही फालतू फालतू बुराइयां करके 4 जो कि बहन 4 बातें चल रही हैं एक ग्रुप में। अब मैं इसमें ये तो नहीं कहूंगी सिर्फ फीमेल्स में चलती हैं, बट आपने देखा होगा ऐसे गली मोहल्ले में आंटियां बैठी हुई हैं, और वो जनरली मेल्स भी करते ही होंगे, है ना, और फिर सारी दुनिया की बातें करके फिर कहो अंत में कि हमें क्या लेना, किसी का क्या चल रहा है, हमें क्या मतलब है। ऐसे शादी में खाना खाते हुए सारी दुनिया की बात कर लो, पूरा देश डिस्कस कर लो, और बाद में कहो कि हमें क्या लेना देना, हम क्यों किसी के बारे में बात करें, है ना। ये सोशल डेवलपमेंट है, लोगों की हैप्पीनेस इंडेक्स बेहतर होता है। हालांकि इसको अच्छा नहीं कहेंगे, बट ये क्या हुआ, हैप्पीनेस आपकी बेहतर होती है सोशल डेवलपमेंट यदि हो, या सोसाइटी में जब व्यक्ति रहता है। तो मैन इज अ सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में अच्छा लगता है, ग्रुप में अच्छा लगता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, और क्या है, डिसिप्लिन आता है। आप जैसे आप 4 लोगों में बात करते हैं, वैसे आप अकेले में या 2 दोस्तों में बात नहीं करते। तो समाज की वजह से डिसिप्लिन भी कई बार हमारे अंदर आता है, और हैप्पीनेस भी हमारी इंक्रीज होती है। बहुत सारे इसके अलग अलग रीजंस हैं। तो समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन, और आंख बंद करके अनुपालन नहीं है कि जो समाज में चल रहा है हर बात को मान लेना सोशल डेवलपमेंट नहीं है, फिर तो चेंज नहीं आ पाएगा। तो आप क्या अडेप्ट कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं कुछ वैल्यूज, समाज में रहने के जो तौर तरीके हैं वो एक्वायर कर रहे हैं, उसी को सोशल डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप सोशल रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस, वैल्यूज को एक्वायर करते हैं कि किस समाज में कौन सी चीजें अपेक्षित है, ठीक है ना। चलिएगा, तो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडेप्टिंग एंड इंस्टॉलिंग या इंटरनलाइजिंग द वैल्यूज, नॉर्म्स एंड सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर इज नोन एज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अभी हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, इसके बाद फिर समझेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इन्फेंसी की, तो शैशवा अवस्था जब हम कह रहे हैं, इन्फेंसी टू डेथ की बात कर रहे हैं, हम मृत्यु की बात कर रहे हैं, ठीक। ये गर्भ से शुरू नहीं हो रहा, ये वूम टू टूम्ब नहीं है, जन्म से शुरू होता है। बच्चा पैदा हुआ, दादी, नानी, चाची जो भी आसपास हैं, जो भी लोग मिलने आ रहे हैं उससे बातें कर रहे हैं, अरे अरे कितना प्यारा है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सोशलाइजेशन वहीं से शुरू हो गया। तो इन्फेंसी से, जन्म से ही शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं, और डेथ तक चलता है। आप नए नए समाज में, समाज बदलता रहता है समय के साथ, और आप नए नए नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके सीखते जाते हैं। सही है कि नहीं है, ये बता दीजिए बस, है ना, बिल्कुल। तो इन्फेंसी से डेथ तक चलेगा, और अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीजें आप सीखते रहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि व्यक्ति जो है वो एक एक्टिव मेंबर कब बनेगा ग्रुप का, तो वो एडोलेसेंस है, यानी 12 से 18 वर्ष। और अगर हम कहें वो ग्रुप में जाना या शुरू कब करता है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, तो वो होती है अर्ली चाइल्डहुड। तो दोनों चीजों में अंतर है, हालांकि हम आएंगे आगे समझेंगे। अब आता है इमोशनल डेवलपमेंट, आखिरी प्रकार है, फिर हम कुछ और पढ़ेंगे। इमोशनल यानी संवेग, सामवेगिक विकास। एक व्यक्ति है रेथस, वो कहते हैं इमोशंस कलर आर लाइव्स, यानी जो इमोशंस हैं, जो संवेग हैं, वो हमारे जीवन में रंग भरते हैं। मान लीजिए आप में कोई इमोशंस है ही नहीं, यानी इमोशन ही नहीं है, कोई सिंगल इमोशन नहीं है, आप एक रोबोट हो जाएंगे, है ना। चिट्टी में भी इमोशंस आ गए थे, तब जाके मजा आया था मूवी देखने में। अगर उसमें इमोशंस ही ना होते तो फिर तो मूवी ऐसी ही चलती रहती, बिल्कुल कलरलेस, है ना, क्या ही फर्क पड़ रहा था फिर।
लेकिन संवेग जो है वो रंग भरते हैं जीवन में। अब आप देख रहे हैं बच्चा पहले दिन रो रहा है, बाद में नहीं रोएगा, ठीक है, तो ये क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट है। हमारे अंदर इमोशंस हैं और उनका डेवलपमेंट, उनको बेहतर करना। रैथस के अनुसार ये बात हम कर चुके हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर ओन इमोशंस, यानी आप अपने इमोशंस के प्रति अवेयर हैं कि नहीं, आप जागरूक हैं कि नहीं, आपको महसूस कैसा हो रहा है आपको यही नहीं पता है ना, और मैनेज करना उनको जानते हैं कि नहीं। हर जगह तो आप नहीं रो सकते ना, तो ये क्या हुआ, या रो भी सकते हो तो चलो, रोना कोई बुरी बात नहीं है, बट आप इमोशंस मैनेज करना सीख लेते हैं सिचुएशन में। यही इमोशनल डेवलपमेंट है, यही इमोशनल डेवलपमेंट है। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड, ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसको भी पढ़ेंगे। एक नंबर में आता ही है, हमेशा आता है, संज्ञान और संवेग क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। अगर एक लाइन में पढ़ना है तो उसको ऐसे याद रख लीजिएगा, अंतः संबंधित हैं, बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप होता है इनका, अंतः संबंधित हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, संज्ञान और संवेग की, ठीक है, कॉग्निशन और इमोशन की यदि मैं बात करूं तो ये इनका जो रिलेशनशिप है वो बाय डायरेक्शनल है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, पेडागोजी वर्ड्स का खेल है, बहुत घुमाता है ना। बाय डायरेक्शनल यानी द्विदिशीय, यानी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यूनी डायरेक्शनल नहीं है, याद रखिएगा, यूनी का मतलब होता है सिंपल, सॉरी सिंगल, सिंगल नहीं है कि प्रभावित ही नहीं करते, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। बाय मतलब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो आपका दिमाग है, आपका संज्ञानात्मक विकास है, आपका सोचना, समझना, सीखना, जानना, और आपके इमोशंस जो हैं, जो आप फील कर रहे हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आपकी थिंकिंग भी प्रभावित होती है। यदि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, कहा जाता है, तो आप बह जाते हैं, तो उस बहने के टाइम पे खुद को कंट्रोल करना। तो कॉग्निशन, इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, वॉटसन कहते हैं, पेपर में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, घुमा फिरा के कहीं से पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। वॉटसन एक व्यक्ति हैं, वैसे तो व्यवहारवाद में आते हैं, बट सीटेट में व्यवहारवाद पढ़ने नहीं बैठना आपको, है ना। तो वॉटसन कहते हैं कि 3 इमोशंस जन्म से हैं हमारे अंदर, फॉल, FAL, ठीक, फियर, एंगर और लव, यानी भय जन्म से है। आप बच्चे को बहुत तेज उछालिए, पहले डरना महसूस करेगा। एंगर यानी क्रोध, वो भी जन्म से है, एंगर। लव, प्रेम, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़ के पंडित आपको नहीं होना है, क्योंकि आपको 30 नंबर लाने हैं CDP में, इस टाइम पे थोड़ा सा साइड रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें फियर, एंगर और लव, ये क्या है, ये 3 इमोशंस हैं जो बाय बर्थ हैं व्यक्ति में, ऐसा वॉटसन कह रहे हैं। 14 इंस्टिंक्ट और इमोशंस की थियरी दी है विलियम मैकडूगल ने। वो कहते हैं 14 इंस्टिंक्ट होते हैं जिनसे 14 इमोशंस जनरेट होते हैं। उसको आप छोड़ भी सकते हैं, सीटेट के लेवल का काम नहीं है, बट फिर भी आपकी इच्छा हो तो आप जान सकते हैं ऐसे ही। तो ये फियर, एंगर, लव जन्म से होते हैं। कई बार क्या देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा, इसमें लव क्या है, एक पॉजिटिव इमोशन है। इस बार बहुत क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा इमोशन है जो आपको सीखने में मदद करेगा। तो लव एक इमोशन हो सकता है, ड्राइविंग फोर्स है बहुत बड़ा, है ना, लोग IAS वाईएस बन जाते हैं प्यार व्यार के चक्कर में, ठीक, हालांकि एंगर में ही बनते हैं बहुत सारे लोग। तो लव, और क्या हो सकता है, प्राइड। प्राइड नेगेटिव वाला नहीं, घमंड वाला प्राइड नहीं, गर्व, जब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं अगर आप किसी चीज को लेकर के। बोर्डम क्या हो गया, एक नेगेटिव इमोशन हो गया। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन है पेपर में, अगर आप बोर्डम महसूस कर रहा है बच्चा, तो भाई सीख नहीं पाएगा, क्योंकि इमोशन और कॉग्निशन जो सीखना है क्लासरूम में, वो आपके इमोशन से भी तो प्रभावित होगा, आपको बच्चे के दिल से भी तो जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लव, प्राइड या और इस तरह के पॉजिटिव इमोशंस जो आपको बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो सकता है, ये पॉजिटिव हैं। जो चीजें नेगेटिव इमोशंस हैं, एंगर, फियर, ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव माने नहीं जाते, जरूरी होते हैं सभी तरह के इमोशंस, बट इनको हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। चीजें तो इतनी है कि अगर डिस्कस किया जाए तो यही क्लास 8 घंटे की बन जाए, बट देखिएगा आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास का एक बार ये अंतर देख लीजिए, फिर हम चुपचाप से स्टेजेस पे आ जाएंगे। स्टेजेस से कई क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, मिनिमम 2। ग्रोथ और वृद्धि, जिसको हम कह रहे हैं, व्यापक होता है डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट को हम विकास कहेंगे, ठीक है, विकास कहेंगे। तो ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ है, तो जो भी कुछ ग्रोथ में है या मैच्योरिटी भी किसके अंदर आएगी, डेवलपमेंट के अंदर ही आएगी। तो दोनों इससे जुड़े हुए हैं। तो व्यापक है, ब्रॉड डोमेन है, इसमें सब कुछ आ जाएगा, 4 प्रकार हैं। वहीं ये नैरो है, संकुचित है, इसमें सिर्फ शारीरिक पक्ष आते हैं, शरीर की लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीजें। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस, सेकंड पॉइंट है। और यहां पे क्या आएंगे, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी आएंगे, यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस से जुड़ी हुई है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी आपके मेंटल, सोशल, इमोशंस, कॉग्निशन, इन सब से जुड़ी हुई है। 4 प्रकार हैं,
विकास के। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, यानी हम ठीक से मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये संकुचित है, नैरो है। लेकिन डेवलपमेंट का असेसमेंट होता है, बहुत केसेस में आप एग्जैक्टली नहीं माप सकते कि सामने वाले में विकास हुआ है, यानी समझ बेहतर हुई है, इमोशनली अच्छा हुआ है तो कितने % हुआ है, तो आप आकलन करते हैं उसका। संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं वृद्धि में, जबकि फंक्शनल चेंजेस आते हैं विकास में। क्लियर है बात या नहीं है? फटाफट से बता दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिएगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कोशिश कीजिए लाइव ही अटेंड करें सेशन। बाद में कई लोगों की मजबूरी होती है क्योंकि उनको जल्दी सोना होता है या चीजें, बट लाइव क्लास में एक एनर्जी बनी रहती है। विकास के चरण पे आते हैं। विकास के चरण अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 ही चरण हैं जो आपके काम के हैं। इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। हर पेपर में क्वेश्चन इससे आते हैं, स्पेशली जो लोग पेपर 2 दे रहे हैं वो 12 से 18 वर्ष पे ज्यादा फोकस भी करें। कम से कम भी एक क्वेश्चन तो सिर्फ डायरेक्ट इसी से आ जाएगा कि अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड क्या है, आप कहेंगे 2 से 6। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड का क्या है, आप कहेंगे 6 से 12। अच्छा, इसमें एक मध्यस्थ भी निकाल देते हैं, मिडिल चाइल्डहुड, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है या तो 6 से 11 या 6 से 8, बीच की कोई स्थिति निकाल लेनी है। इन दोनों के कोई फिक्स नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोगों ने मिडिल चाइल्डहुड को अलग अलग तरीके से कहा हुआ है, बट अगर पूछे तो अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, इन्फेंसी जन्म से 2, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 और एडोलेसेंस 12 से 18। इन सबको एक एक करके समझेंगे। एडोलेसेंस को अगर WHO की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने, तो 10 से 19 वर्ष तक की जो आयु है वो किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। एक और चीज, इन्फेंसी से पहले भी एक स्टेज होती है जिसको प्रेगनेंसी पीरियड या कॉन्सेप्शन पीरियड आप कह सकते हैं कि बच्चा गर्भ में होगा। प्रीनेटल पीरियड यानी प्रसव पूर्ण अवस्था कहते हैं, सीटेट में बहुत ज्यादा नहीं आता इससे। इस अवस्था में बच्चा गर्भ में यानी मां के पेट में ही होता है और गर्भाधान का जो समय है वो 9 महीने है, जन्म से 9 महीने 10 दिन का समय लगभग होता है, 280 दिन या 38 से 40 सप्ताह। जन्म के समय जो नॉर्मल भार है वो 2.5 से 3 किलो होता है, बट ये सब आपके काम का नहीं है। और 25% यानी 1/4 बच्चे के मस्तिष्क का जो है वो साइज होता है जन्म के समय बॉडी के। अब आते हैं, सबसे पहले इन्फेंसी को पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इन्फेंसी क्या कहता है? जन्म से 2 वर्ष है, एक तो इसका जो काल है ये 0 to 2 ईयर्स, 0 डेज में नहीं है बट ईयर्स के टाइम में ये 0 ही रहेगा, क्योंकि जब तक 365 दिन नहीं होंगे हम इसको 0 ही कहेंगे। ज्ञानेंद्रियां यानी सेंसेस जो हैं, या तो बर्थ टू 2 ईयर्स लिख लीजिएगा या 0 to 2 ईयर्स। बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, जो भी उसकी आंखों से दिख रहा है, जो भी आपके हाथों से वो टच करेगा, जो भी जैसे भी आसपास की चीजें हैं उनको टच और फील करके वो सीखता है, अपने सेंसेस से दुनिया की समझ बनाता है। कोई चीज गर्म है तो हाथ हटा लेगा पीछे, ये हम प्याजे में भी पढ़ने वाले हैं। मोटर एक्शंस, गतिक क्रियाएं करके, ये प्याजे ने भी कहा है। सेंसिटिव पीरियड है, खतरा थोड़ा सा रहता है, हजार्डस कह सकते हैं, सेंसिटिव से भी ज्यादा आप हजार्डस पीरियड कह सकते हो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं वो इसी स्टेज में होती हैं, लगभग 1 महीने तक जन्म के बाद, क्योंकि बच्चा गिर गया, कोई बीमारी हो गई, कुछ भी खतरनाक है अपने आप में। फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट भी फास्ट होता है, यानी सभी प्रकार का विकास इन्फेंसी में तेज ही होता है। अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड में और तेज हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड। अब आते हैं अर्ली चाइल्डहुड पे, ये क्या है भाई? अर्ली चाइल्डहुड है पूर्व बाल्यावस्था, यानी चाइल्डहुड से पहले। चाइल्डहुड को 2 भागों में बांट दिया है, अर्ली और लेटर, तो इसको हम 2 से 6 वर्ष कहते हैं। 2 से 6 वर्ष का समय हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड को, लिखा भी हुआ है वहां। टॉय एज कहते हैं 3 से 6, ये पेपर में आया हुआ है। इसको टॉय एज को अगर आप अलग अलग लोगों की भाषा में पढ़ेंगे तो इसकी एज अलग अलग मिलेगी। कई लोग कहेंगे कि टॉय एज जन्म से 5 वर्ष होती है, कई जगह पे आपको जन्म से 2 वर्ष मिल जाएगा, और कई जगह पे आपको 2 से 6 या 3 से 6 मिल जाएगा। बट अगर आपको 1 नंबर लेना, ज्यादातर एग्जाम्स में अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे, रीट वगैरह में भी ये पूछा जा चुका है, तो 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष के समय को टॉय एज कहते हैं, यानी अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप बात CDP की करेंगे तो इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो खिलौना आयु यानी टॉय एज, प्ले एज भी इसी को कहते हैं। एरिक एरिक्सन भी यही कह रहे हैं कि ये क्या है, प्ले एज है। ठीक, प्ले एज है, एरिक एरिक्सन ये कह रहे हैं। एरिक्सन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की है कि भाई हमारा जो पहचान का संकट है कि मैं हूं कौन, वो आता कब है, अभी उस पर करेंगे बात। तो प्ले एज भी यही है, जब बच्चा प्ले वे में जाएगा। फर्स्ट क्लास में तो 6 वर्ष के बाद ही लेके जाएंगे ना उसको, 6 वर्ष पे, इतने तो वो प्ले स्कूल्स वगैरह में खेलता है। तो 2 से 6 वर्ष। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता ही है, यानी भाषा का विकास सबसे तेजी से होता है, तो इसको सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट कह सकते हैं, यहां लिखा हुआ है, या क्रिटिकल पीरियड कह सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, फास्टेस्ट पीरियड कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सेंसिटिव का मतलब है
कि यहां पर सबसे तेजी से संवेदनशीलता से भाषा का विकास हो सकता है। बच्चा बहुत तेजी से वर्ड्स को ग्रेस्प करता है, एनवायरनमेंट से भाषा को बहुत तेजी से सीखता है। अगर डोरेमोन देख रहा होगा तो डोरेमोन से सीख लेगा फटाफट से, फिर वो कहीं भी यूज करता रहेगा उसको, हर दिन नए शब्द सीखेगा और आपको लगेगा यार ये बात इसने कहां से सीख ली। अगर आप आपस में भी कुछ बात कर रहे हैं तो वही बात रिपीट करेगा, फिर आपको लगेगा अगली बार से शैतान के सामने थोड़ा ध्यान से रहना है ना। तो ये क्या हुआ, ये सेंसिटिव पीरियड है। बच्चा बहुत सारे वर्ड्स पिक करता है अपने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की वजह से। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे जब हम चॉम्स्की पढ़ेंगे। इमिटेटिव एज है, नकल करता है, बहुत हद तक सीखता है, चीजों को रिपीट करता है ना। फिजिकल डेवलपमेंट भी फास्टेस्ट होता है आफ्टर बर्थ, यानी इन्फेंसी से भी ज्यादा तेज यहाँ पे बात हो रही है। सोशलाइजेशन भी बहुत तेजी से होगा, सामाजिकरण भी, लगभग हर तरह का विकास यहाँ तेजी से होता है। तो एक तो आपको याद रखना है ये लैंग्वेज के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही तीव्र गति से होने वाला पीरियड है, सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड है। टॉय एज तो है ही, प्ले एज भी इसको हम कहते हैं। अब आते हैं उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड पर। ये सारी बातें लेटर चाइल्डहुड के बारे में यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 से 12 वर्ष, प्याजे की माने तो ही 7 से 11 वर्ष, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कह दिया प्याजे ने। नाम याद रखिएगा, प्याजे के अकॉर्डिंग इसी स्टेज को हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। 7 से 11 वर्ष यानी यही टाइम पीरियड है, 1 साल ऊपर नीचे। अगर हम एरिक एरिक्सन की माने तो इसी टाइम को इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कहते हैं, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, स्कूल एज, कॉम्पिटेंस उसके अंदर डेवलप होती है। स्कूल एज भी आप इसको कह सकते हैं, पहली बार वो फर्स्ट क्लास में जाएगा 6 साल का होने पे। लेटेंसी फ्रॉइड की भाषा में कहते हैं, सुषुप्ता अवस्था सिगमंड फ्रॉइड की भाषा में, कि इस टाइम पे लिबिडो जो है वो शांत हो जाएगी, स्कूल की एक्टिविटीज में लग जाएगा। ठीक, तो ये तीनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये स्कूल एज है 6 से 12, लेटर चाइल्डहुड जिसको गैंग एज भी कहते हैं, टोली अवस्था जिसको कहते हैं, बच्चा ग्रुप्स में रहना शुरू कर देता है। अब क्योंकि इससे पहले वो जाता तो है बट टेम्परेरी फ्रेंडशिप बनाता है। अगर आप देखेंगे 2 से 6 वर्ष में, अगर आप पूर्व बाल्यावस्था में देखेंगे, वो मान लीजिए आप उसको कहीं खाना खिलाने लगे तो 2 मिनट कोई बच्चा मिला, उससे बात कर ली, फिर अपने मम्मी पापा के साथ निकल गया, याद भी नहीं है कौन मिला था। लेकिन यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म जो फ्रेंडशिप्स हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं, बच्चा ग्रुप में रहना शुरू कर देगा। तो ये गैंग एज है। क्या है ये? गैंग एज है, बच्चा ग्रुप में रहना शुरू करेगा, गेम और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है। इसके अलावा एलिमेंट्री स्कूल एज तो है ही, पहली कक्षा में जाएगा इसी उम्र में। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बननी शुरू हो जाती है। आप देखते हैं बचपन से कोई बच्चा है जो बचपन से साथ है, अगर ठीक कोई पूछ रहा है एज इज जस्ट अ नंबर, अभी ये कहने के लिए भी मुझे बहुत बड़ा होना पड़ेगा, अभी मैं छोटी हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मोटर डेवलपमेंट तेज हो जाता है, यानी बच्चे में कूदने की, उछलने की, चीजों को बेहतर तरीके से करने की, स्पोर्ट्स की, इन सब की क्षमता बेहतर हो जाती है। शरीर में आपको दिखेगा हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही, शारीरिक विकास बहुत तेजी से नहीं हो रहा, लेकिन मोटर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। इसके जस्ट बाद 12 साल के बाद आप देखते हैं बच्चा अचानक से खंबा बन गया, मतलब बहुत लंबा हो गया, या एकदम से उसकी हाइट वाइट बढ़ने लगी। लेकिन इस टाइम के दौरान फिजिकल डेवलपमेंट से ज्यादा उसके अंदर मोटर डेवलपमेंट, गति का विकास जो है वो ज्यादा बेहतर आता है। सूडो मेच्योरिटी का काल है, मिथ्या परिपक्वता, यानी उसको लगता है, फेक मेच्योरिटी, उसको लगता है कि वो मेच्योर हो गया बट हुआ नहीं, होता वो बच्चा ही है। ठीक है जी, क्लियर है? देखो शेम जो है वो नेगेटिव है, ऑफ कोर्स। अगर शेम की आप इमोशन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नेगेटिव है, बच्चे को आप शेम का अनुभव ना कराएं हो सके तो, ठीक है जी, नेगेटिव है ऑफ कोर्स।